राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए जो हमारी साइंस की क्लास चल रही थी उसमें मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से जो बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में सेम लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। तो आज वाली क्लास को ध्यान से देखना है और आपको पता है कि आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपके पेपर में आएगा। इससे एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ाते और जो हम पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है। ठीक है जी। और ध्यान से चलना, क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना, क्योंकि क्लास में ही अपने को याद करना है। ठीक है। और कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी कहना हो तो आप सभी कमेंट करके बता दिया करो। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन है वो आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बार बार एग्जाम्स में आता है, आपसे सबसे बड़ी हड्डी पूछ सकता है और साथ में सबसे छोटी हड्डी भी आपसे पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये भी आपके एग्जाम्स में है, वो आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आंसर कीजिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो जो फीमर होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और ये हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। ये भी अपने को याद रख लेना है कि जांग की हड्डी होती है। कभी कभी ऑप्शन में फीमर ना देके जांग की हड्डी लिख देता है। तो समझ में आ गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी या जांग की हड्डी को है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है। सबसे छोटी हड्डी वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी स्टेपिज। और ये कहां की हड्डी होती है? ये कान में पाई जाती है। तो अगर एग्जाम्स में ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकता है, कान की हड्डी। समझ में आ गया, सबसे बड़ी जांग की फीमर और सबसे छोटी कान की स्टेपिज, ये आपकी हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि जो होती है अपनी, उसी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर बने हुए होते हैं भाई, इस तरीके से बटा हुआ होता है। 1 2 3 4। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कोनों में लोग अलग अलग लोगों को रखते हैं। पहले क्या होता था, हर कोने में एक ही आदमी पाया जाता था। अब हर कोनों में अलग होता है कि ये हो गया अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हो गया बेस्ट फ्रेंड, ये हो गया जो बेंच पे बैठा हुआ है वो कि हाँ इसको मैं देख रहा हूं, देख रही हूं। और अगर इनमें से कोई बात नहीं बनी तो चौथा तो अरेंज मैरिज तो घर वाले करवा ही देंगे। इस तरीके से आजकल सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, तो ये करना गलत चीज है भाई, करना भी मत, जीवन फिर बर्बादी की तरफ ही जाता है। ठीक है, 5-7 साल मजे में निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद फिर वो सजा में बदल जाता है, इस बात को याद रख लेना। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? देखो, ना सूर्य के प्रकाश में विटामिन पाया जाता, ना मानव शरीर में ये विटामिन होता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश मानव शरीर को टच करता है तब ये विटामिन उत्पन्न होता है। ऐसे ही लैंग्वेज में पूछा जाता है और वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है हमारे शरीर को, तो वो हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश हमें टच करता है तो विटामिन डी उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ये है, देखो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिनको आरबीसी बोला जाता है और इंग्लिश में इनको रेड ब्लड सेल बोला जाता है। कभी कभी आरबीसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, तो याद रख लेना, आर का मतलब रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। इनका जीवन काल भी आपसे पूछा जाता है, तो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है भाई? 120 दिन होता है। और इनका जो कार्य होता है वो होता है भाई ऑक्सीजन को ले जाना। क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना है, वो इनका प्रमुख कार्य होता है। इसी के साथ साथ आरबीसी जैसी ही डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी जिनको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है और हिंदी में जिनको हम श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। और इनका जीवन काल लगभग 13 से 20 दिन का होता है, या आप इसको लिख सकते हो कि बहुत कम इनका जीवन काल होता है। ये बनती रहती है, मरती रहती है, बनती रहती है, मरती रहती है, ये भी होता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो होता है संक्रमण से लड़ना। ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है ना, जो संक्रमण होता है उससे लड़ना, तो उससे लड़ते लड़ते ये मरती रहती हैं और नई बनती रहती है। तो समझ में आ गया, आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। यानी जो रोग आ रहे होते हैं ना, उनसे लड़ने के लिए कौन काम आता है? डब्ल्यूबीसी, जिसको क्या बोला जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, या आपका क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल। ये आपके एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपने अभी हमने पढ़ा था, तो स्टेपिस नाम की हड्डी है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये कहां पर पाई जाती है भाई? कान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जो हमारा कान होता है उसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी फीमर जांघ की हड्डी। कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करने और मूत्र का उत्पादन करने के लिए जिम्मेवार होता है? मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो आज वाली क्लास के हर एक क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड ब्रो। हेलो, वो प्रोडक्ट के लिए ना नमक चौधरी आ चुका हूँ, मैं आपके एड्रेस पर जाके फोन करूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करने और मूत्र का उत्पादन करने के लिए जिम्मेवार होता है? वो कौन सा है कि रक्त को फिल्टर करने का काम यानी साफ करने का काम करता है, और जो मूत्र के उत्पादन के लिए जिम्मेवार होता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारी किडनीज हो जाएंगे। ठीक है, किडनी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को आज थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कॉल आया है तो वो आने वाले हैं भाई। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन सारे होंगे, इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर होता है, वो हो जाएगा हमारा स्किन, त्वचा। क्या हो जाएगा? स्किन और त्वचा हो जाएगा। ठीक है जी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, क्योंकि 7 क्या होता है? 7 होता है उदासीन, और हमारा रक्त कैसा होता है? क्षारीय। तो क्या हो जाएगा? जो क्षारीय होता है, ठीक है जी, वो 7 से प्लस वाला होता है, तो 7.4 हो जाएगा। और रक्त का कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इससे पहले वाला कौन सा होता है? अम्ल होता है। अम्लीय आप बोल सकते हो, अम्ल। ठीक है, 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से ऊपर वाला क्षारीय है। तो रक्त कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेवार है? जो हमारा संतुलन और समन्वय बनाकर रखता है, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो करते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर नियंत्रित रखता है कि गलत नहीं होना चाहिए। तो ये काम होता है सेरेबेरम का। किसका होता है भाई? सेरेबेलम का होता है। ठीक है, सेरेब्रम अलग होता है, सेरेबेलम अलग होता है। तो किसका हो जाएगा? सेरेबेलम का, सॉरी सेरेबेलम का हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो बताओ, तो किसके द्वारा क्या हो जाएगा, उत्पादित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा, जो हमारा पैनक्रियाज होता है ना, उसके द्वारा। तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय। मानव शरीर में पंसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पंसलियों के कितने, जो अपनी पसलियां होती है ना, ठीक है, उनके कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े उनके होते हैं, 12। शरीर में भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी दिन पहले ही पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा था ना। तो क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। क्या हो जाएगा भाई? पाचन। कि शरीर में भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया है, उसको पाचन कहा जाता है। पहले इस तरीके से जा रहा होता है, आप सभी को बताया हुआ है, ठीक है। चलो, उसको क्या कहा जाता है? पाचन। मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है? मनुष्य अगर कौन सी गैस ग्रहण करता है ये पूछे तो ऑक्सीजन, और कौन सी गैस छोड़ता है तो वो हो जाएगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड। ये श्वास की बात हो रही है, वैसे बात नहीं हो रही है, ठीक है। कहीं आप वैसे गैस छोड़ने की बात कर रहे हो, ठीक है, और वैसे गैस की बात होगी तो उसमें क्या होता है? मीथेन होता है। ये भी अपने को याद रख लेना है, ठीक है। और श्वास में कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? तो मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है भाई आपका कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा? क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। मानव हड्डियां और दांतों का जो मुख्य घटक होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। आप सभी को पता है कि मानव हड्डियों में कमजोरी कब किस वजह से आती है? कैल्शियम की अगर कमजोरी होती है ना, जिसकी वजह से आ रही होती है, तो इसलिए आपको बोला जाता है दूध वगैरह चीजें आप खाया करो, ठीक है। जो आप ऐसे समझ के चलो, जिसमें सफेद होती है ना, सफेद जो भी होता है उसमें क्या होता है? आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो सफेद चीजें हैं वो खाया करो, कैल्शियम वाली है, ठीक है। और यही हमारे शरीर के क्या होते हैं? मजबूत अंग होते हैं। जैसे कि हमारा हड्डियां हो गया, दांत हो गए, और दांत में एक एनामिल नामक पाया जाता है, एनामिल। ये सबसे कठोर होता है, ये भी अपने को याद रख लेना है, ठीक है। सबसे कठोर होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है भाई? प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा कहा जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? सर्वदाता, इसका मतलब को क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो सभी को अपना है रक्त दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, जो सभी को अपना रक्त दे सकता है, तो वो होता है O। और O में भी क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऑप्शन में O पॉजिटिव और O नेगेटिव हो ना, तो O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और सर्वग्राही आपसे पूछ लेता है, सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही जो सभी के रक्त को ग्रहण कर सकता है, सभी से रक्त ले सकता है, तो वो हो जाएगा आपका AB। सभी को रक्त दे सकता है, वो हो जाएगा O नेगेटिव। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव में ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। ये अपने को याद रख लेना है, ठीक है। AB है वो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है, ठीक है, लेकिन किसी को रक्त नहीं दे सकता, सिर्फ AB को ही दे सकता है। लेकिन O नेगेटिव है, ये सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O नेगेटिव से ही रख सकता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्यों में स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में स्वर यंत्र को कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है स्वर यंत्र को? तो इसमें से हो जाएगा कौन सा? कंठनली हो जाएगा। क्या कहा जाता है? कंठनली हो जाएगा स्वर यंत्र को, जहां से स्वर निकल रहा होता है, ठीक है। श्वास लेने वाली को श्वास नली कहा जाएगा, ठीक है। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या पूछे, गुणसूत्रों के जोड़े पूछे, दोनों में फर्क होता है। कभी कभी आपसे जोड़े पूछता है, कभी कभी आपसे संख्या पूछता है। तो संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? आपका 46 हो जाएगा। और अगर जोड़े पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 23। 23 जोड़े होते हैं, एक में 2 होता है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 46, ठीक है।
जोड़े पूछे 23, देखो ऑप्शन में 23 लिखा हुआ है ताकि स्टूडेंट से गलत करवा ले, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना, जोड़े पूछे तो 23 और वैसे संख्या पूछे तो क्या करना है 46, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अंग यकृत द्वारा उत्पादित पित्त को संग्रहित करता है। तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। कहां पर बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। तो पित्त बनता कहां पर है, यकृत में बनता है, ठीक है। और स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। बहुत बार हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन। वृक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा भाई नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन से याद कर लो, डायरेक्ट आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना, जिसमें थोड़ा बदलाव या अलग तरीके से पूछा जा सकता है वो मैं आपको समझाते हुए साथ में चल रहा हूं। सॉरी। या कौन सा रक्त कोशिकाओं का प्रकार नहीं है, रक्त कोशिकाओं का प्रकार नहीं है। लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लेटलेट्स भी होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि उसकी प्लेटलेट कम हो गई है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें होती हैं, तो फिर चौथा ही बच गया, ये नहीं होगा तो ये आंसर हो गया। इसकी जगह पे कुछ भी आपको लिख के दे सकता है भाई। रेड ब्लड सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है। और आपकी क्या होती है, प्लेटलेट होती है। और इंग्लिश में इनके नाम भी याद रख लेना, ये तीनों नाम है वो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इन तीनों नाम को भी याद रख लेना, ठीक है। जैसे कैसे पूछा जाएगा कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ऐसे लिख देगा ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ये तीनों के नाम याद कर लेना है, ये तीनों यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह वर्णक जो त्वचा को उसका रंग देता है, तो त्वचा को रंग कौन देगा, तो मेलेनिन है वो त्वचा को रंग देता है। कौन देता है, मेलेनिन है वो क्या है, त्वचा को रंग देता है। त्वचा का रंग अलग अलग होता है ना सभी का, ठीक है। किसी का गेहुआ हो गया, किसी का थोड़ा डार्क गेहुआ हो जाता है, ठीक है, किसी का व्हाइट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से है, ठीक है। मानव कंकाल लगभग कितनी हड्डियों का बना होता है, तो मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए नवजात शिशु में, ये एग्जाम्स में आता है और हरियाणा में पूछा गया है, तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 के आसपास हड्डियां हैं वो नवजात शिशु में होती हैं, ठीक है। और वैसे कितनी होती हैं भाई, 206 होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि शरीर की कौन सी प्रणाली हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार है। जो भाई आने वाले थे भाई वो आ गए हैं, ठीक है, उनको हमने फ्री कर दिया है और आगे की क्लास अब बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अब, ठीक है। बताओ, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है। मानव कंकाल है ना, इसके एक क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्योंकि मैंने आर्मी के लिए वो क्लास करवाई हुई थी, तो और क्वेश्चन है ना आप वहां से देख लेना, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं पता, व्हाट्सएप चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो बताओ, शरीर की कौन सी प्रणाली है जो हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार होती है, बताओ। बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अंतःस्रावी तंत्र क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे हार्मोन के उत्पादन के लिए, मतलब जो नया बनता है ना उसके लिए, उत्पादन समझते हो। चलो, शरीर में नई कोशिकाएं कहां बनती हैं, तो जो हमारे शरीर में नई कोशिकाएं हैं वो कहां पर बनती है, बताओ। नई कोशिकाएं कहां पर बनती हैं, तो नई कोशिकाएं बनती है बोन मैरो में। कहां पर बनती है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बन रही होती हैं, ठीक है। कहां पर बनती है नई कोशिकाएं, ये बनती हैं आपकी बोन मैरो अस्थि मज्जा में। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेरेब्रम। ठीक है, सेरेबेलम के बारे में हमने पढ़ लिया था। और देखो सेरेबेलम को हिंदी में क्या लिखा जाता है? अनुमस्तिष्क लिखा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। अब मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क बोला जाता है। प्रमस्तिष्क है वो, इसी को बोला जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है, श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? श्वसन प्रणाली का बताओ। श्वसन प्रणाली का श्वास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, याद होगा सभी को, क्या कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसी को कहा जाता है क्या? श्वसन कहा जाता है। और इसका प्राथमिक कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या बोला जाएगा? एक्सचेंज गैसेज, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये क्वेश्चंस मैंने आपसे होमवर्क क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। ठीक है, और विटामिन के समय मैंने आपको बताया भी था। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है ना, उसमें क्या होता है भाई? रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त बहता रहता है, खून बहता रहता है और मौत हो जाती है। तो इसलिए विटामिन के है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा ना, थोड़ी मोटी आपको चोट लग जाती है, फिर एक जगह पे खून इकट्ठा होने लग जाता है, गाढ़ा होने लग जाता है, वो विटामिन के कारण ही हो रहा होता है। ठीक है, चलो। वह नली जो गले को अग्नाशय नहीं, अमाशय से जोड़ती है, क्या कहलाती है? वह नली आपको बताना है जो गले को अमाशय से जोड़ती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाएगा? गले को किससे? अमाशय से जोड़ती है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है भाई ग्रास नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रास नली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गले को अमाशय से जोड़ती है। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। ठीक है, श्वसन। आंख का कौन सा भाग इसके रंग के लिए जिम्मेवार होता है? तो बताओ, आंख का कौन सा भाग है जो इसके रंग के लिए जिम्मेवार होता है? मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बताया हुआ क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? परितारिका या आइरिस। क्या हो जाएगा? परितारिका या आइरिस। ठीक है, जो आइरिस है उसी को क्या बोला जाता है हिंदी में? परितारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परितारिका। परितारिका या आइरिस आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम बताओ। संक्रमण से लड़ना, रोगों से लड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, कि संक्रमण से लड़ना इनका प्रमुख कार्य होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, मानव शरीर की भोजन नली वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाती है? भोजन नली को क्या कहते हैं बताओ? भोजन नली को क्या कहा जाता है बताइए? भोजन नली है उसको क्या कहा जाता है? भोजन नली को बताओ, सभी बताएंगे। ठीक है, भोजन मतलब अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है ग्रास नली या अन्न प्रणाली। इसको क्या बोला जाता है? अन्न प्रणाली बोला जाता है। ग्रास समझते हो ना? ग्रास का मतलब जो हम खा रहे हो उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसको ग्रास नली या अन्न प्रणाली भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी वालों को दो भाई, आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है और आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है। इंग्लिश वालों को सिर्फ एक याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पितरस कौन सा अंग उत्पन्न करता है? ये आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओगे। जो पितरस है वो कौन से अंग उत्पन्न करता है?
जमा कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूं, स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय में, लेकिन कौन सा अंग उत्पन्न करता है ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बार मैंने बताया आप सभी को, बहुत बार। एक सामान्य वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? आपने सुना भी होगा कि भाई तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ये सन्नी देहल का हाथ है क्या, ठीक है। तो वयस्क जो मानव होता है उसमें क्या होता है, दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है, ठीक है जी, 32 होती है। आगे बढ़ते हैं कि हड्डियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताओ? हड्डी, हड्डी मतलब अस्थि, तो अस्थि विज्ञान कहा जाएगा। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? फाइट या फ्लाइट, ठीक है, प्रक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन है वो जिम्मेवार होता है? सभी स्टूडेंट इसका आंसर करके बताएंगे, बताओ कौन सा होता है। तो आ गया होगा सभी का, जो एंड्रलिन नामक हार्मोन होता है, एंड्रलिन नामक जो हार्मोन होता है ये इसके लिए जिम्मेवार होता है, एंड्रलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जीवन का सबसे छोटी इकाई क्या है? और अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाई मानव रोग के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर वगैरह के बारे में हम बात करेंगे वहां पर भी। तो सभी स्टूडेंट को कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? टेम्परेचर कितना होता है? तापमान, ठीक है। आपको सेल्सियस में भी बताना है, आपको केल्विन में भी बताना है और आपको फारेनहाइट में भी बताना है। सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। तो मानव शरीर के जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो हो जाएगी आपकी कोशिका यानी कि सेल, ठीक है। तो आज वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप जिसको याद ना कर पाओ या कोई प्रॉब्लम हो। तो आज वाली क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और 5 बजे भाई आ जाया करो, तबीयत खराब थी, कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको पहले ही बता रखे थे जिसकी वजह से क्लास नहीं आ पाई, अब आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो 5 बजे डेली क्लास आपको मिलने वाली है और मैथ रीजनिंग की आपको पता ही है सुबह 10 बजे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और भाई अपने नोट्स जो आपको ले रखे हैं जिन स्टूडेंट ने, वो पढ़ते रहना, नोट्स में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।